इसको तोड़ के लिखते हैं तो उत्तरी समुद्री मार्ग, यानी ये जो नॉर्दर्न, आप कह सकते हो नॉर्दर्न सी रूट की बात कर रहा है ये, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। नॉर्दर्न सी रूट के क्वेश्चन है तो इसका मतलब इंट्रो में हमें इसकी जानकारी देनी है, इंट्रो इसके बारे में लिखना है, वो भी थोड़ा फैक्ट करके है ना। तो आप कह सकते हो कि हाल ही में ये चर्चा में रहा है, काफी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और ये नॉर्दर्न सी रूट कहाँ से शुरू होता है, आप कह सकते हो आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर आजकल क्या हो रहा है भाई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वहां पे जो सीट है, सी रूट है, नॉर्दर्न सी जो रूट है, विशेषकर आप कह सकते हैं कि जो रूस का जो मरमास्क वहां पे बंदरगाह है, मरमास्क करके बंदरगाह है, बाद में जो कारा सी है वहां पे, कारा जलसंधि भी है, कारा सी भी है वहां पे, उससे शुरू होकर एक तरह से ये जाता है कहाँ तक, बेरिंग जलसंधि तक जाता है। और लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 5600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है सभी देशों के लिए, वैश्विक श्रृंखला के लिए, क्योंकि आपने क्या देखा, आपने देखा जैसे अपन नॉर्मल ट्रेडिशनल रूट की बात करें, इसमें अब ये मैप भी बन जाएगा, आपका मैप भी बहुत जरूरी है बनाना। मैप के बिना काम नहीं चलेगा, मैप जरूर बनाया करो। जैसा भी आप बना सकते हो टूटा फूटा ऐसे ही मैप बनाया करो, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा लगे आपका। अब नॉर्मली हम भारत से सी रूट देखें, तो भारत से जो सी रूट होता है, यहाँ स्वेज कैनाल से होते हुए, यहाँ होते हुए मरमास के इधर आता है, मरमास जैसे यहाँ पे है नॉर्मली, कारा सी इसके आसपास है ना, कारा जलसंधि, और बेरिंग जलसंधि, बेरिंग सागर यहाँ पे है। तो ये सी रूट यहाँ से यहाँ तक है। ये जो सी रूट की बात करें, एनएसआर नॉर्दर्न सी रूट जो है, 5600 किलोमीटर इस एरिया में है, इस ऊपर वाले बेल्ट पे है ना। तो ट्रेडिशनल रूप से हम स्वेज कैनाल से जाते हैं, लेकिन स्वेज कैनाल पर खतरे क्या है, अभी आपने हॉर्मुज वाला खतरा देखा, यहाँ पे यूएस ने अटैक कर दिया, यहाँ पे हुती ने हमला कर दिया, स्वेज कैनाल एक तरह से डिस्टर्बन डिस्टर्बन हो गया यहाँ पे। फिर इंडिया के पास घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा, तो अपना कितना खर्चा आएगा। तो एक नया ऑप्शन खड़ा हो रहा है मलक्का जलसंधि वाला, तो मलक्का जलसंधि से होते हुए यहाँ से बेरिंग जलसंधि से अपन ऊपर आ सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा चेन्नई से व्लादिवोस्टक, व्लादिवोस्टक यहाँ पे रसिया का बंदरगाह है, चेन्नई से व्लादिवोस्टक बेरिंग जलसंधि, और इधर यहाँ आ सकते हैं अपन। तो ये काफी टाइम भी बचाएगा, ठीक है, और साथ में ये जो जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस होते हैं उसके अंदर हमारे पास एक वैकल्पिक रूट का रास्ता देगा। और साथ में आजकल आपने देखा होगा आर्कटिक जो है, आर्कटिक का ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां पे नए नए रिसर्च हो रहे हैं, खनिज वगैरह हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2013 में भारत को आर्कटिक जो काउंसिल है उसका ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। 2022 में भारत ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च की है। ये सब पॉइंट्स आने चाहिए थे आपके आंसर में, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैप आना चाहिए था भारत की 2022 की आर्कटिक पॉलिसी क्या कहती है। क्योंकि जो वैश्विक महासागर है, आप कह सकते हो, उस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, किसी एक देश का कब्जा नहीं होता। लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा जो देश पावर में होते हैं, जैसे आप बात कर सकते हो यूएस की, चीन की, रशिया की, ये पावर में, इनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो ये कहीं ना कहीं लीड कर जाते हैं अन्य देशों की तुलना में। तो यहाँ पे मुकाबला हो रहा है एक तरह से, अब की आने वाले वक्त में यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनको लेकर लड़ाई होगी, जो सी रूट है उन पर कब्जे के लिए लेकर लड़ाई होने वाली है, जियोपॉलिटिक्स के जो मुद्दे वो चर्चा में रहने वाले हैं। इसलिए भारत इसमें पीछे क्यों रह जाए, क्योंकि हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हम समझ सकते हैं, पुरानी बर्फ जमी हुई है, उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है। सोल बोर्ड वाला आपने नाम सुना होगा कभी, बीज, वहाँ पे ठंडे क्षेत्र में बीज का अनुसंधान से लेकर ये, तो ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कुछ समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी के हिसाब से इसको कैसे हमें हैंडल करना था। तो बिना मैप के नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, मैप में दिखाते आप, ये जगह जगह चौक पॉइंट सब दिखाते आप। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी समुद्री मार्ग क्या है, तो इंट्रो में हमने लिख दिया कि ये, सबसे पहले इसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज दिया, उसके नीचे एक मैप बनाया, और उसके बाद में कि ये कैसे वैश्विक समुद्री मार्ग आपूर्ति श्रृंखला में संभावित परिवर्तन का विश्लेषण करना है। तो इसके पक्ष और विपक्ष 10 पॉइंट पक्ष में लिखो कि इसे क्या क्या संभावना हो रही है। कह रहा है ना कि समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए संभावित है। एक तो पहला पॉइंट, जैसे इसमें मेंस में अब आप अपना बॉडी पार्ट आ गया क्वेश्चन का ना, बॉडी पार्ट आ गया, अब दिमाग लगाओ, सबसे पहले हम संभावना को बताएंगे, तो संभावना को पॉजिटिव भी बताएंगे ना, संभावना या सकारात्मक जो चीजें बताएंगे, कम से कम 10 पॉइंट यूज करो। पहला, समय और दूरी घटेगी, ठीक है, समय और दूरी घटेगी, अपने दिन बचेंगे। नॉर्मली इस रूट से आते हैं तो काफी टाइम लगता है, दूरी काफी बढ़ती है, या आप कह सकते हो ऑलरेडी भारत का ये सी रूट जापान तक बहुत अच्छा डेवलप है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो हमेशा संकट देखेगा। लास्ट ईयर आपने देखा होगा 23-24 में लाल सागर बंद कर दिया, हुतियों ने हमला कर दिया था, ठीक है, इसराइल लफड़ा करता रहता है, इस समय होर्मुज वाला क्षेत्र काफी लफड़ा है, यहाँ पे सोमालिया, ये पायरेट्स, ये काफी काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये रूट थोड़ा सेफ है, क्योंकि चाइना ने एक तो दक्षिण चीन सागर को काफी सेफ किया है इसमें, है ना।
साथ में चाइना जब ये मेरीटाइम रूट अपने या अपने जो वन बेल्ट वन रूट को डेवलप करा है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत भी तो पूरे विश्व में अपनी सप्लाई चेन क्रिएट कर सकता है। आने वाले वक्त में इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत विनिर्माण सेक्टर का हब बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की युवा आबादी हमारे पास बहुत अच्छी है, जो कार्यशील जनसंख्या है। सारे पॉइंट आपस में जोड़ो इनको ना, कीवर्ड्स को जोड़ो कि हमारे पास कार्यशील युवा आबादी बहुत अच्छी है, सरकार डेवलपमेंट भी अच्छा कर रही है, और कल का जो आपका जंतर मंतर का एग्जाम है उसमें लोकतंत्र को भी साबित कर दिया कि भारत क्यों जैसे नेपाल और बांग्लादेश की तरह नहीं बन सकता। भारत की सरकार भी समझती है, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत सरकार ने भी अच्छा फैसला किया है, कल यहाँ के लोग भी जागरूक है। ये सारा पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा। अब देखना आने वाले वक्त में भारत का प्रशासन भी बहुत अच्छा होगा। अब जो प्रशासन जो जहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण नहीं था, या सरकार के अंदर केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण नहीं था, या भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत ज्यादा थे, अब वो नहीं होंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जिन ने ये दिखा दिया है। तो प्रशासन जब अच्छा होगा ना, तो हमारी विनिर्माण सेक्टर यहाँ पे हब बनने वाला है, हम प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ से सप्लाई चेन न केवल अफ्रीका जाएगी, अफ्रीका में बहुत ज्यादा संभावना है। ऑलरेडी भारत का फार्मा सेक्टर अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रहा है। हम कैसे वैश्विक सप्लाई चेन के साथ जुड़ सकते हैं? जिस प्रकार चाइना आज के दिन में विनिर्माण का हब बना हुआ है, वैश्विक सप्लाई चेन में सबसे आगे, आने वाले 30 40 50 साल भारत के हम भारत इसके अंदर ग्रो करेगा। तो हमें ये सी रूट है ना डेवलप करने पड़ेंगे। हमें जैसे आईएनएसटीसी आपने देखा होगा, आईएनएसटीसी को हमने डेवलप किया, आईएनएसटीसी है ना, तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ साउथ कॉरिडोर, ये जो है ना इधर वाला जुड़ा हुआ है, तो भारत अपना डेवलप कर रहा है। तो सारे मुद्दे इसके अंदर इंटीग्रेट होने वाले हैं। तो ये कह रहा है ना कि इसकी क्या संभावना है, तो इसकी समय और दूरी घटने वाली है। दूसरा, संसाधनों तक पहुंच। अब आर्कटिक के संसाधनों तक भारत भी तो पहुंच रहा है। भारत रूस के साथ मिलकर बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहा है कि साइबेरियन रीजन या आर्कटिक रीजन में हम भी कुछ कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर करने वाले हैं। भारत क्यों? वैश्विक सप्लाई चेन के हिसाब से लिखना, ये क्वेश्चन भारत के दृष्टिकोण से नहीं हो, ऊपर वाला वैश्विक सप्लाई चेन के हिसाब से। इसके अलावा भू राजनीतिक यहाँ पे होगा। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर यहाँ पे अच्छा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट इसमें जो रेयर अर्थ मटेरियल है ना, रेयर अर्थ मटेरियल, इनको लेकर, या जो आजकल क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करते हैं, उनको लेकर आप बात कर सकते थे, है ना। छठवें में आप बात करते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, वो भी तो काफी प्रभावित करते हैं, वो इनके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सारे मुद्दे प्रभावित करते हैं, हर चीज आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। उनकी आप बात करते हैं, कम से कम 10 पॉइंट पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, नेगेटिव भी है। चुनौतियां क्या है कि मतलब यहाँ पे जो विकसित राष्ट्र या जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो लोग आगे निकल जाएंगे, या जो देश आर्कटिक सर्कल के आसपास 8 10 देश है, वो उनका मुकाबला अच्छा होगा, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ये लोग आगे निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो चुनौतियां हैं। इसके अलावा संघर्ष वाली चुनौतियां हैं, जैसे अभी आपने हॉर्मुज में देखा कैसे अमेरिका ने पूरे विश्व को दिखा दिया उसकी नेवी कितनी मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने मुकाबला करने की ना। तो ऐसे में आगे जाके जब चीन और यूएस यहाँ पे लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से वो शस्त्रीकरण की दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर से पर्यावरणीय क्षति होने लग जाएगी। तो चुनौतियां भी बताओ साथ में, और फिर आओ भारत पे, जो ये भारत की डिमांड है कि भारत के हितों को आपको क्या देखना है, प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव, इनको बताओ। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, मुझे लगा लिखने में लेंदी होगा, लेकिन आपने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। बिल्कुल, भारत की बात सही होगी, जैसे पूनम ने कहा है कि सर उम्मीद करते हैं आपकी बात सच हो। मुझे तो देखो अब काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मतलब केंद्रीकरण शक्तियां बहुत ज्यादा काम कर रही है, सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथ में है, या पूंजीपति बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, या लोकतंत्र का मतलब कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो रही है। लेकिन कल के आंदोलन ने, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, नो डाउट, मतलब देश का भविष्य अच्छा है, संविधान फिर से ऊपर होगा, लोकतंत्र फिर से ऊपर होगा, इसमें कोई शक नहीं है मतलब। हम्म। चलो, तो ये एंगल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या थी, क्या क्या हमें डालना था। एक बढ़िया से मैप आता, उसके अंदर लोकेशन, ज्योग्राफी मतलब बिना मैप के मत लिखना। कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसमें कोशिश करो मैप घुसा दो कहीं ना कहीं। क्या इसमें जोर आएगा? अब नहीं जोर आएगा, जब मैं आपके सामने बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ तो ये आप भी बना दिया करो, क्या दिक्कत है? सेम, इसमें कोई जोर थोड़ी लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी दिमाग की नवाचार करने की क्षमताएं, बस कर देना इसको। 8 पॉइंट लिख दो, 5 पॉइंट लिख दो, 6 पॉइंट लिख दो, आपकी मर्जी उतने लिखो, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन की डिमांड सारी पूरी करना। 10 पॉइंट नहीं आता थे कोई बात नहीं, जो मेन जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो अच्छा करना। जैसे ये क्वेश्चन था अपना, तो सबसे पहले इंट्रो बहुत ही फैक्चुअल कर लेंगे कि जो एनएसआर है कहाँ से, रूस के आर्कटिक तट के सारे कारा जल संधि, या आप वो मरमास के बंदरगाह से लेकर बात कर सकते हो, बेरिक जल संधि, ये लगभग 5600 किलोमीटर का जल मार्ग है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। अब इसमें हमने एक मैप बनाया, ठीक है, मैप को दिखाएंगे कि कहाँ पे ये 5600 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बेरिक जल संधि हमने लिखी, यहाँ बेरिक जल संधि है, यहाँ कारा सी लिख देते। स्वेज नेट ट्रेडिशनल अपना रूट है, यहाँ पे होर्मुज है, यहाँ पे मलक्का है। ये हमने क्यों दिखाया
ये चोक पॉइंट या चेक पॉइंट इनको बोलते हैं, जिनके कारण तो ये सारा लफड़ा हुआ है। मतलब हमारे पास वैकल्पिक अल्टरनेटिव रूट हमें देखने पड़ेंगे कि कुछ क्षेत्रों में कुछ देशों का कब्जा ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये हमें वैकल्पिक रूट भी दे रहा है साथ में, ये भी देखना पड़ेगा। इसके बाद में क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या थी, वैश्विक समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में कैसे ये अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है या चुनौती दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, अवसर सकारात्मक बात करेंगे, उसमें दूरी और समय में बचत। जैसे मुरुगमास से संगाई, आप ऐसे बात करोगे कि यहाँ पे मरमास बंदरगाह, यहाँ से लेकर हम संगाई आए इधर है ना, तो ये कितना मतलब टाइम बचा देगा। एग्जाम्पल दिया हमने, वही हम भारत के चेन्नई से लेकर ये भी बात कर सकते थे, भारत का भी एक डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हो लगातार, यदि पढ़ते हो तो आप कह सकते हो चेन्नई से व्लादिवोस्टोक, यहाँ पे व्लादिवोस्टोक रूस का बंदरगाह है, और यहाँ से हम इस रूट से जुड़ जाएंगे, कौन से, एनएसआर रूट से जुड़ जाएंगे। तो भारत के पास भी बेटर अपॉर्चुनिटी है, रादर देन देखो हम मुंबई बंदरगाह से इधर स्वेज से आएंगे, स्वेज वाला हुतियों ने कब्जा कर लिया, बंद हो गया, तो फिर विकल्प क्या है, इधर वाला है। ये तो बहुत लंबा रूट है, कितना टाइम टेकिंग, कितना पैसा खराब होने वाला है। तो ये रूट जब ओपन हो गया तो कितना फायदा होगा कि इस रूट में जाके इस रूट से आ जाएंगे अपन। तो इंडिया वैश्विक सप्लाई चेन से कैसे लाभ ले सकता है ना, इनको दिखा सकते हो आप। हाँ, हरमुज वाले केस से इंट्रो दिखा सकते थे कि हाल ही में ऐसी घटना देखी गई है, मतलब जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स जो संबंध है काफी मतलब संघर्ष वाले देखे गए हैं, तो उसमें ये सी रूट काफी आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए काफी चमत्कारी साबित हो सकता है। तो अवसर और सकारात्मक दूरी और समय में बचत होगी। एग्जाम्पल दे दिया, संगाई वाला एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पे पहले एनएसआर के जरिए दूरी मात्र कितनी 7300 किलोमीटर होगी, जबकि स्वेज नहर से ये आएगा तो ये रूट बहुत लंबा है, 12,000 15,000 किलोमीटर लंबा रूट है ये, लगभग 40% दूरी और समय में पैसों में बचत होगी ना। जो चौक पॉइंट्स होते हैं जैसे स्वेज है, हुर्मुज है, मलक्का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि हुर्मुज भी बंद है, स्वेज भी लास्ट 2023-24 में हुतियों का कितनी यहाँ पे मिसाइलें आके गिरी थी, बंद हो गया था। प्लस ये नेरो पाथ भी है यहाँ पे, स्वेज ज्यादा चौड़ाई नहीं है इसकी, कभी कभी बंद हो जाता है किसी कारण से, है ना। तो हमारे पास विकल्प हमेशा होना चाहिए ताकि हम मलक्का से इधर होके चले जाएं फिर। अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे एग्जाम्पल यूज करो। आर्कटिक संसाधनों तक पहुंच आसान बना देगा ये। रूस के आर्कटिक में तेल, गैस, दुर्लभ खनिज से लेकर काफी क्रिटिकल मिनरल ये सब है। भारत भी यहाँ पे काफी कार्गो यहाँ पे ले जाने की क्षमता रखता है। कंटेनर शिपिंग में भारत रुचि दिखा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी और इसमें आगे बढ़ेगा। 4 पॉइंट थोड़े से पॉजिटिव लिखे, है ना, और भी आ सकते हैं, अभी जैसे मैंने वहां दिखाया 6 7 8 पॉइंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में इसकी चुनौतियां भी है कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा, जटिलताएं बहुत ज्यादा है यहाँ पे कि अभी रूस का कार्गो यहाँ से बहुत ही कम निकल पा रहा है। अभी भी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं या टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां बहुत ज्यादा है। साथ में हम काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई आर्कटिक का जो पारितंत्र है, जैव विविधता, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भू राजनीतिक संघर्ष यहाँ पे काफी अभी से शुरू होने लग गए हैं। मौसमी जटिलता यहाँ पे देखने को मिल रही है। छोटे छोटे देशों के लिए कम संभावनाएं हैं, उतनी संभावना है नहीं, चुनौतियां भी है। तो दोनों को मिला के 10 पॉइंट आ गए, मतलब 9 पॉइंट 10 पॉइंट, या ज्यादा अपॉर्चुनिटी लिखो, बड़ा मत लिखो ज्यादा, कितना आएगा पॉइंट, है ना। अब भारत के लिए क्या व्यापारिक और रणनीतिक हित यहाँ पे, तो अवसर सकारात्मक देखेंगे तो चेन्नई और व्लादिवोस्टोक वाला खुल गया मार्ग, वहां से हमने विकसित किया इसको, तो ये हम इससे जुड़ गए हैं, एनएसआर मार्ग से जुड़ गए हैं। वो साथ में आईएनएसटीसी आपने देखा होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, भारत इसको कैसे स्थल मार्ग से मिडिल ईस्ट इधर नॉर्थ की तरफ विकसित कर रहा है, तो ये सारे जुड़ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा चीन ने भी तो ऐसा किया ना, मेरीटाइम रूट विकसित किया, अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, है ना, सिल्क रूट, ये सब डेवलपमेंट किया है उसने। तो भारत भी सेम वैसे ही कर रहा है। विदाउट हम जब तक ये अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना मार्गों का, हम अपनी सप्लाई चेन कैसे बनाएंगे। चलो हमारे पास प्रोडक्शन तो हो जाएगा, हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, विनिर्माण हब भी है, प्रोडक्शन कर भी लेंगे, लेकिन उसको पहुंचाएंगे कैसे जब तक हमारे पास रूट नहीं होंगे। हम कैसे अपने माल को अफ्रीका पहुंचाएंगे, कैसे माल को यूरोप पहुंचाएंगे, कल को सस्ता माल हमें पहुंचाना है, जिस हिसाब से चीन ने अपनी सप्लाई चेन डेवलपमेंट की है। और साथ में यदि हम सप्लाई चेन डेवलप करते हैं, मार्ग बनाते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए हमें अच्छी नेवी भी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे जहाज भी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा चीन ने अपने जहाजी बेड़े को कैसे सुरक्षा प्रदान की है। रिसेंटली जो भारत की घटना हॉर्मुज में हुई, वो एक वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जहाजों को सुरक्षित नहीं कर पाए। भाई हम कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे, कैसे एक सपना देखेंगे एक बड़े राष्ट्र का कि हम सप्लाई चेन को बड़ा स्तर पर देखें। अमेरिका ने अपने जैसे जहाज पे हमला किया था, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत मुद्दों पे काम करना है, क्योंकि आने वाला वक्त तो हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब मुद्दे आपको एक साथ लिखने होंगे। एनर्जी और खनिज सुरक्षा को लेकर आप बात कर सकते थे, कूटनीति, प्रगति। और भारत जैसे ना 2013 से आर्कटिक परिषद में प्रवेशक का दर्जा मिल चुका है। 2022 में भारत ने अपनी आर्कटिक नीति भी लॉन्च की है। वैकल्पिक मार्ग भी, समय, पैसा, ये सब भारत के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन चुनौतियां है वहां पे, रूस और कई कई बार क्या हो रहा है, आपने देखा होगा रिसेंटली भारत के रूस के साथ रिश्ते बिगड़े हैं, यूएस के साथ ज्यादा जा रहे हैं, यूएस हमें कोई भाव नहीं दे रहा है। तो फिर परंपरागत जो हमारा संबंध था रूस के साथ उतना मजबूत नहीं हो रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। और वहीं रूस चीन के साथ ज्यादा जा रहा है, तो कल को रूस और चीन का गठजोड़ बड़ा होता है, तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, हमारे लिए अवसर कम हो जाएंगे। अमेरिका कतई हमें भाव नहीं देने वाला है, वो तो सबको पता है कि वो तो एकदम
अपनी यथार्थ वाली या प्रो राष्ट्र अपने लिए रणनीति फॉलो कर रहा है, तो वो मुद्दे हैं साथ में। तो जोखिम बहुत ज्यादा है। तो कई सारे संकट है। तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी आपके पास लिखने की। इवन आप लोगों में से हो सकता है बहुत लोगों ने इस मॉडल आंसर से भी बेटर लिखा होगा, आपके विचार आए होंगे। और ये आपको जैसे हो सकता है एनसीईआरटी में अब बेस बेस पर आप लिख नहीं पाए होंगे, आपके साथ दुविधा होगी कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं। लेकिन एक यूपीसी एस्पिरेंट होने के नाते 2-3 साल से ये टॉपिक चर्चा में है, ये क्वेश्चन आपके तो प्री में आएगा या मेंस में आएगा, इतना तो काबिल बनना पड़ेगा। आप 27 की एग्जाम में बैठने जा रहे हो और उससे 10-15 महीने पहले आपको करंट नहीं पता, थोड़ा सा तो चिंता का विषय है ये, है ना। थोड़ा चिंता का विषय होगा कि आपको ये करंट नहीं पता है, लेकिन कर लेना, मतलब चिंता है तो अब चिंतन भी करोगे और कर भी लोगे, तनाव तो लाओगे नहीं यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोशिश करो अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगा सकते हो, कोशिश करो। सबके पास इक्वल टाइम है, देखो ना। आप बोल रहे हो कि सर नोट्स का बहुत ज्यादा टाइम दो, बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो अगले 15 महीने ये सेशन पूरे नहीं होंगे, है ना। आपसे जैसे बहुत सारे समझदार बच्चों ने जनवरी में ही बैच ज्वाइन कर लिया था, हमने जनवरी में एक लंबा बैच ज्वाइन शुरू किया था। आप में से 2027 के बच्चे, उसमें 500-600 बच्चे हैं जो जनवरी से ये काम करें। उनका, हाँ, उनको टाइम ज्यादा दिया जाता है क्योंकि 12 महीने था उनके टाइम टेबल में। आप वाले में 6 महीने रह गई, आंसर राइटिंग केवल 6 महीने में करनी है, उनको 12 महीने मिले थे। तो ये तो देखना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा।